हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार प्लस। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। और प्लीज इस सेशन को शेयर कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग सीजी व्यापम का जो पे, पेपर आया हुआ है, वैकेंसी आई हुई है। एक मिनट ना। चलिए, तो क्लासेस स्टार्ट हो गई है बेटा। यहाँ पर आप लोग डेमो लेक्चर की मांग कर रहे थे और यहाँ पर डेमो लेक्चर लेके आया हूँ मैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ बेटा। तो सीजी व्यापम में जो हमारा पीएचई डिपार्टमेंट हो गया, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो गया, डब्ल्यूआरई डिपार्टमेंट हो गया, वहां से वैकेंसी आने वाली है। जैसे आप लोगों को पता है, कैलेंडर आ चुका है। तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पर, याद रखिए। और सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएचई, पीडब्ल्यू डी, डब्ल्यूआरई, सब इंजीनियर, सीजी व्यापम। सिलेबस की बात करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस कैसे डील करना है सारी चीजें बताऊंगा। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, चलो तो देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। उससे पहले आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इस सेशन को शेयर करना नहीं भूलेंगे। सारे बच्चे बताएंगे ऑडियो वीडियो सारी चीजें ओके है कि नहीं, मुझे यहाँ पर आप लोग क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए नाउ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर मैकेनिकल का पोर्शन, पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं दोस्त, फिर उसके बाद मैं आगे बात करूं। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके लिए सिलेबस कॉमन है बेटा। और देखिए कि यहाँ पर सिलेबस की बात करूंगा मैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है सिलेबस फॉर सब इंजीनियर सीजी व्यापम, करेक्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर सिलेबस की बात करो तो कौन कौन सा पार्ट आप लोग के यहाँ पर देखने को मिलेगा। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो, तो 100 मार्क्स जो है दोनों के लिए कॉमन होने वाला है। जहां पर अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट आप लोग को देखो कॉमन पढ़ने हैं। ओके, नाउ इसके बाद अगर बात किया जाए तो बेटा थर्मल इंजीनियर की बात करेंगे। यहाँ पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ट्रांसफार्मर, थ्योरी ऑफ मशीन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ये जो टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक्स देख रहे हैं आप लोग, ये सारे जो है कॉमन है। कॉमन कैसे बेटा? चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। और 50 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके डोमेन नॉलेज, कहने का मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ, सुनिएगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से, 50 क्वेश्चन आपके डोमेन नॉलेज के, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। पहले ऐसे एग्जाम्स होते थे। अब जब आपका वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। ओके, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीजी व्यापम में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के क्वेश्चन, दैट मीन्स 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो वह पहले 150 का पैटर्न था, अब 100 का पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर कॉमन जो सब्जेक्ट है वो तो वैसे ही रहेगा बेटा। तो मार्क्स जो है कम ज्यादा हो सकते हैं, करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सब टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करूं जब मैं पढ़ाऊंगा बेटा आप लोग को। कि अगर मैं बोलूं फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक की पार्ट्स के बारे में बताऊं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और याद रखना कि अगर ये सिलेबस दिया हुआ है, व्यापम में ऐसा होता है जो सिलेबस दिया हुआ है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड मैकेनिक्स कितना बड़ा है बेटा, फ्लूइड मशीनरी की बात करेंगे वो भी बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस की बात होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, बेसिक इक्वेशंस ऑफ द फ्लूइड फ्लो, पंप पंप से रिलेटेड, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। तो हमको इतना ही पढ़ना होता है ना। तो थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स है जो 50 मार्क्स की बात होगी। और अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल का, जो मैकेनिकल के पोर्शन देखने को मिलेगा ये वाली पार्ट, ये मैकेनिकल का पार्ट है, ये 50 मार्क्स है। याद रखना जितने पोर्शन आपके क्वेश्चन दिए, मतलब सिलेबस दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन उठा के दिया जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्ट से चालू किए फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दी, आ क्या रहा है बेटा? पंप आ रहा है और बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो हम यहाँ पर जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेबस जो होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे बेटा।
है ना, सिलेक्शन लेना है अपने को। बात समझ आई? तो देख सकते हैं मैकेनिकल में देखो, इंट्रोडक्शन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, इसको मैं स्टार्टिंग में बात करता हूँ, है ना, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग के लिए क्रिएट करके रखा है। यहाँ से देखेंगे कि अगर मैं बोलूँ कि मैकेनिकल के जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस है, उसमें क्या सिलेबस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात होगी, वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात होगी, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल की बात होगी, एंड रेफ्रिजरेंट की बात होगी, वेपर कंप्रेशन सिस्टम के कंपोनेंट की बात होगी, एयर कंडीशनिंग साइकोमेट्रिक प्रोसेस की बात होगी, कूलिंग लोड कैलकुलेशन की बात होगी, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हुई, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात हुई, फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेशन, और ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पर 10 टॉपिक जो है, यहाँ पर आप लोग को 10 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। इस 10 टॉपिक की बात करूंगा तो ये होता है आरएसी का पार्ट। आरएसी बोला जाए तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, क्या बोला बेटा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इतना टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, इतना टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा बेटा, समझ आ रही बातें? इतना टॉपिक हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। कमेंट करके सभी बताएंगे बच्चे कि एक्चुअल में आप लोग, हाँ, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ ओके ना। चलिए, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए, पीएचई, पीडब्ल्यू, डब्ल्यूआरई, सब इंजीनियर, सीजीव्यापम बैच, इस बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, लास्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी डेमो क्लासेस की बात होगी। तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जो चैप्टर 1 है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन, VCRS सेकंड, हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल थर्ड हो गया बेटा, VARS मतलब कि वेपर ऑब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करूंगा, रेफ्रिजरेंट, साइकोमेट्रिक एंड एयर कंडीशनिंग, यहाँ पर एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, डक्टिंग सिस्टम की बात करें, कूलिंग लेआउट कैलकुलेशन, सारी चीजें इसी में पढ़ाऊंगा। ओके, चलो, स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं कि आरएसी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बेटा कि आपके घर पर रूम रेफ्रिजरेटर की बात होती है, जो रूम में आप लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रिज की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग फ्रीजिंग के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए आप लोग रखते हैं बेटा, ये देख सकते हैं, बॉटल हो गया, है ना, फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग प्रिजर्वेशन के लगता है। तो ये एक्चुअल में रेफ्रिजरेट कैसे काम करता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैं यहाँ पर आप लोग को डील करने वाला हूँ। ओके, नाउ, तो ये आपका एप्लीकेशन है, आरएसी पढ़ने से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर जो वर्क हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक। अगर मैं बात करूँ, ये एयर कंडीशनिंग की बात करता हूँ, अब तो अभी समर का कंडीशन आने वाला है, समर का वेकेशन आने, समर आने वाला है बेटा, उस समय क्या है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो हम लोग बेसिकली एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं कि आप कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं एयर कंडीशनिंग आपको पढ़ाता हूँ तो आपको वहाँ पर समझ आएगा कि हाँ, कूलिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये अंडरस्टूड हो जाएंगे आप लोग कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन है बेटा, देख सकते हो, स्प्लिट एसी है। ऐसे आप लोग एसी देखो, इंडोर यूनिट होता है, ये जो बाहर में लगा होता है कंडेंसर यूनिट होता है बेटा, आउटडोर यूनिट आप लोग देख सकते हैं, और ई ऑपरेटर, ये आपका एक साइकिल है। जब हम दिखाएंगे आप लोग को तो ये पूरा चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। अंदर में लगे रहता है इंडोर यूनिट, आउटर में लगा था आउटडोर यूनिट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग, ए ऑपरेटर भी होता है, इंडोर यूनिट होता है, कंडेंसर होता है, आउटडोर यूनिट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बात करूँ बेटा, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की बात करें, आप लोग देखे होंगे कि आपके सिटी एरिया के आउटर साइड में कोल्ड स्टोरेज रहता है, जिसमें हम लोग वेजिटेबल वगैरह या मेडिसिन वगैरह को प्रिजर्वेशन के लिए रखते हैं, है ना। उसका टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट करके रखते हैं, जहाँ पर आपका जो भी आपका गुड्स है उसको हम लोग सेफ रख सकते हैं। ओके, इसको कोल्ड स्टोरेज प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, कार में बेटा, कार एसी की बात करते हैं तो आपको ठंडी ठंडी हवा आती है, हीट हीट जो होता है वहाँ पास, हाँ, मतलब गर्म हो जाता है बेटा इंजन के कारण, तो वहाँ पर हम लोग को है एसी का नीड होता है। तो रूम एसी, कार एसी भी आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अगर बोला जाए एयरक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट इंजन की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन की बात करेंगे, वहाँ पर भी कूलिंग सिस्टम का नीड होता है, तो हम लोग एसी का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हो रहे। तो ये सारे जो है आपके एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर जो है इस टाइप का पहले दिखता था, कन्वेंशनल टाइप की बात करेंगे, अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो आप लोग देख, बस यहाँ पर मैं एप्लीकेशन की बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपके घर में जो फ्रिज लगा होता है, तो बैक साइड में एक आपको
ये देखने को मिलता है, ये ब्लैक टाइप का देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, बहुत ही बड़ा यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ बेटा, तो ये इवोपरेटर है, इस टाइप का आपको इवोपरेटर देखने को मिलेगा। और अगर मैं बोलूँ कंडेंसर कैसा होता है, तो इस मतलब फ्रिज के आउटर साइड में देखो, बाहर साइड में एक ऐसा हॉट एयर बाहर में निकलते रहता है बेटा, इसे हम लोग कंडेंसर की बात करते हैं, इसको हम लोग कंडेंसर की बात करते हैं, ठीक है। और देखो एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन और भी एप्लीकेशन है बेटा। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की बात हो गई। केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे। प्रोसेस इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, वॉक्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स की बात करेंगे। कूलिंग ऑफ द कंक्रीट फॉर हैवी स्ट्रक्चर ऑफ लाइक डैम्स, ब्लास्ट फर्नेस, एयर ट्रीटमेंट, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। ये मैंने आप लोग को ये बताया कि अगर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ने से सारे चीज़ें आप लोग को समझ आ रहा है कि ये सब होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज डेमो लेक्चर है, सभी लोग देखेंगे। अब देखेंगे क्लासेस। मैं से का एक टॉपिक लेके आता हूँ जो हमेशा आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीसीआरएस। वीसीआरएस ये ऐसा आपको दिया रहेगा, दैट इज अ फुल फॉर्म। सबसे पहले वीसीआरएस का फुल फॉर्म, जो आप अपने आपके घर में रेफ्रिजरेटर है कैसे वर्क करने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वीसीआरएस, वेपर वेपर कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैं यहाँ पर बताते जाऊंगा बेटा कि आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, या फिर इसको साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साइकिल बोल देते हैं। चलिए, ये पॉइंट तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि वीसीआरएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, है ना। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, द फुल फॉर्म ऑफ द वीसीआरएस। तो वीसीआरएस का फुल फॉर्म क्या था? वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात हो गई। वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो स्टार्टिंग की बात करेंगे, ये साइकिल है, रेफ्रिजरेटर साइकिल। तो यहाँ पर जो की पॉइंट्स की बात करेंगे तो सुनते जाना। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड की बात करूंगा। जो ये वर्किंग फ्लूइड की बात करेंगे, तो वर्किंग फ्लूइड यहाँ पर जो बात हो रही है, वहां पर वर्किंग फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे। और रेफ्रिजरेंट लाइक फॉर एग्जांपल, एग्जांपल की बात करेंगे, R11, R12, है ना, R22, अमोनिया NH3, है ना, एसेट्रा। ये सारे जो है आपके रेफ्रिजरेंट है। आप मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब रेफ्रिजरेंट यूनिट पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, वहां पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ सर इसका मीनिंग ये होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं R11, R12, R22, अमोनिया, एसेट्रा, ये सारे जो है बेटा आप लोग के क्या है, वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट। कूलिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये बात समझ आ गई कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वर्किंग फ्लूइड जो होता है आपका रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट। दूसरा पॉइंट देखना, इट इज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, दैट इज इट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना। इट इज रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब जैसे मैंने हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि दो टाइप के साइकिल होता है, एक होता है बेटा हीट इंजन, और एक होता है रेफ्रिजरेशन, याद रखना। तो हीट इंजन में हम क्या करते हैं दोस्त, हीट इंजन में हम लोग वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल बोलते हैं इसको, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। और रेफ्रिजरेशन वर्क कंज्यूमिंग साइकिल, इसको बोलते हैं वर्क कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग साइकिल की बात करेंगे। तो याद रखना, इसमें हम लोग हीट इंजन में वर्क मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है, और रेफ्रिजरेशन वर्क हम लोग देना पड़ता है उस साइकिल को चलाने के लिए। तो ये क्या है? रेफ्रिजरेशन साइकिल है। साइकिल दो टाइप्स के बताया मैंने, एक हीट इंजन और एक रेफ्रिजरेशन। दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ पाएंगे, बस इतना ही समझना है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। तो रेफ्रिजरेशन वीसीआरएस क्या है, एक साइकिल पर वर्क करता है, जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जहाँ पर हमको वर्क देना पड़ता है, ओके। अब बात करेंगे कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वीसीआरएस। बेटा वीसीआरएस के कंपोनेंट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखो इसको, 5 बार इंपॉर्टेंट लिखो।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो बेटा। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। वीसीआरएस के कंपोनेंट कौन कौन से है? फर्स्ट, फर्स्ट जो है इवोपोरेटर है, इवोपोरेटर। पहला कंपोनेंट क्या है बेटा? इवोपोरेटर। सेकंड जो है कंप्रेसर, सेकंड क्या है बेटा? कंप्रेसर। थर्ड कंडेंसर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बताऊंगा। फोर्थ थ्रॉटल वॉल्व। ठीक है, थ्रॉटल वॉल्व को टी एस से हम लोग थ्रॉटल टीवी बोल देते हैं, कभी कैपिलरी ट्यूब्स ही बोलेंगे इसको। ये और भी नाम बताता हूँ, इसका नाम जब बात करेंगे कैपिलरी ट्यूब्स की बात करेंगे, कैपिलरी ट्यूब्स है ना, ये नाम होता है। तो फोर कंपोनेंट आप लोग देख सकते हैं, इवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रॉटल वॉल्व और कैपिलरी, वही वही थ्रॉटल वॉल्व की बात करेंगे। अब इसका सीक्वेंस, सर इसका सीक्वेंस कैसे होता है, सुनिएगा। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस कैसे होगा? सबसे पहले आप लोग लगा दीजिए इवोपोरेटर, फिर इसके बाद लगा दिए कंप्रेसर, फिर इसके बाद लगा दिए कंडेंसर, जैसे जैसे मैंने लिखा है उसकी बात करें, फिर उसके बाद थ्रॉटल वॉल्व, देन अगेन इवोपोरेटर। याद रखना ये जो मैंने बनाया है, इससे एक क्वेश्चन श्योर है, इससे एक क्वेश्चन श्योर है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, देखना बेटा। ये आपका सिस्टम है, अभी इसको पूरा ओवरऑल बनाऊंगा बेटा, तो वहां पर आप लोग को सारी चीजें क्लियर होगी। बस अभी आप ध्यान देंगे कि हाँ, ये सीक्वेंसिंग में सर ने क्या बताया, ये सीक्वेंसिंग में सर ने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। वीसीआरएस में बेसिकली आपके फोर कंपोनेंट को कैसे अरेंज किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताया कि एओपरेटर के बाद कंप्रेसर लगाते हैं, कंप्रेसर के बाद हम लोग लगाते हैं कंडेंसर, कंडेंसर के बाद थ्रॉटलिंग बॉल, थ्रॉटलिंग बॉल के बाद फिर एओपरेटर। ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहता है। ठीक है, ये साइकिल क्या होता है? कंटिन्यूसली चलते रहता है बेटा। तो देख सकते हैं सिक्वेंसिंग की बात करेंगे। अब बोलेगा कि कंप्रेसर जो है वीसीआरएस में, कंप्रेसर का पोजिशन क्या है, कंप्रेसर का पोजीशन क्या है? बोल सकता है इओपरेटर और थ्रॉटल वॉल के बीच में लगता है क्या, थ्रॉटल वॉल और कंडेंसर के बीच में लगता है क्या, कंडेंसर और इओपरेटर के बीच में लगता है क्या? हाँ, इओपरेटर और कंडेंसर के बीच में आपने क्या यूज किया? कंप्रेसर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपका डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, कि वर्किंग कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे बेटा। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, स्कीमेटिक डायग्राम या फ्लो डायग्राम ऑफ द वीसीआरएस। स्कीमेटिक डायग्राम, और इसी बोल देंगे फ्लो डायग्राम ऑफ वीसीआरएस। फ्लो डायग्राम ऑफ वीसीआरएस, वीसीआरएस का फ्लो डायग्राम कैसे बनता है, कैसे अरेंजिंग होता है, कैसे वर्क करता है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बना रहा हूँ यहाँ पर, आराम से हम देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे बेटा कि यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये देखते जाना। ठीक है, अभी पूरा चीजें समझा रहा हूँ, बस आप लोग ये देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है, कि सर क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे सारी चीज़ों को।
ठीक है, अब ये क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, इसको आप लोग समझेंगे थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर वीसीआरएस की बात करता हूँ, है ना, वीसीआरएस के 4 कंपोनेंट को हमने कनेक्ट कर दिया। पहली बात करते हैं कि अगर मैं बोलूँ एक कूलिंग स्पेस है, कूलिंग स्पेस। अब कूलिंग स्पेस क्या है बेटा? ऐसा स्पेस जिसको हमको कूल करना है। कोई ऑब्जेक्ट कब कूल होगा बेटा? ठंडा कब होगा? कि वहां से हीट को हम लोग निकाल दें, वहां से हीट को क्या कर दें, एक्सट्रैक्ट कर दें। तो हम यहाँ से हीट को रिमूव करने वाले हैं। हीट को रिमूव करके हम लोग कहाँ भेजेंगे इसको? हम लोग हीट को भेज दिए इवोपोरेटर, इसका नाम है इवोपोरेटर। इवोपोरेटर क्या नाम है दोस्त? इसका नाम है इवोपोरेटर, जो कि यहाँ कूलिंग स्पेस से हीट को निकाला, तो कूलिंग स्पेस में जो भी चीज़ है वो ठंडा हो गई, और उस हीट को एओपरेटर में ऐड किया हूँ। एओपरेटर में ऐड किया हूँ तो क्यू ऐड करोगे तो क्यू एडिशन की बात होगी। किसकी बात होगी? क्यू एडिशन। अब इस कंडीशन में दो चार कंडीशन होता है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन इओपरेटर। इओपरेटर में क्या हो रहा है? हमने जो प्रेशर, जो हीट को ऐड कर रहे हैं, वहां पर हम कंडीशन रखे कांस्टेंट प्रेशर की बात किया, है ना। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पाइप बनाया हूँ, इस पाइप में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? इस पाइप में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। इस पाइप में क्या हो रहा है बेटा? आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, ऐसे रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। समझ आ रही है? ये रेफ्रिजरेंट को मैं यहाँ पर फील्ड कर देता हूँ। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, ये ऐसे फ्लो हो रही है बेटा। और देख सकते हैं यहाँ से पूरा रेफ्रिजरेंट की कहानी अभी आप लोग की बनेगी। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो आपने हीट जैसे दिया, तो कंडीशन देखना, जब इओपरेटर में एंट्री पॉइंट की बात करता हूँ, जब इनलेट पॉइंट की बात करता हूँ, तो दैट इज इस पॉइंट की बात करेंगे। तो जो आपके पास रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड के केस में, किसके केस में? लिक्विड। अब जब आप उसको हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आइडियल और बेसिक वीसीआरएस की बात करूंगा, जहां पर आपने क्या है, इवोपरेटर में कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन किया। तो एडिशन होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो सैचुरेटेड लिक्विड में, सॉरी सैचुरेटेड, ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर में। तो आउटपुट या फिर एग्जिट ऑफ दिस एवोपरेटर, द रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड। क्या बात किया मैं? ड्राई सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट की बात किया। ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट पॉइंट नंबर 1, जहां पर प्रेशर हो जाएगा P1, टेम्परेचर हो जाएगा T1, एंथैल्पी हो जाएगा S1 और एंट्रोपी हो जाएगा S1। पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया? पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया। आपने हीट लिया, रेफ्रिजरेंट को ऐड किया, रेफ्रिजरेंट की जैसे हीट देंगे वो वेपोराइज हो जाएगा और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जिट ऑफ द एवापोरेटर की बात करेंगे, जहां पर ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मैं एक डिवाइस यूज किया हूँ जिसका नाम है कंप्रेसर। ये क्या है बेटा? कंप्रेसर। ये कंप्रेसर में देखते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा हुआ है। ये मोटर है, मोटर के थ्रू क्या हो रहा है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऐसे रेसिप्रोकेटिंग होगा तो क्या होगा? जैसे रेफ्रिजरेंट एंट्री किया, इनलेट की बात की है, तो यहाँ पर हमने पिस्टन सिलेंडर कंप्रेसर के थ्रू एंट्री किया, फिर उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का मतलब ये हुआ, जो हमारे पास गैस था, ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट था, उसको कंप्रेस करके उसका प्रेशर को राइज करो। सारे कंडीशन बनाऊंगा, बस सुनिएगा। प्रेशर को राइज करेंगे, टेम्परेचर भी आपका राइज होगा। तो एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर की बात करेंगे, दैट इज द पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पर जो फ्लूइड, जो ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट था, ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट था, अब वो कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। यहाँ पर जो मिलने वाला है सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर जो मिलने वाला है बेटा सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट मिलने वाला। और प्रेशर जो हो जाएगा P2 हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा T2 हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा H2 हो जाएगा, और आप देख सकते हैं एंथैल्पी हो जाएगा H2 होगा। याद रखना, जब हम लोग कंप्रेसर को चलाते हैं, कंप्रेसर को चलाते हैं, तो एंट्रोपी को रिमेन्स कांस्टेंट रखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर की बात होती है। किसकी बात होती है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेसर, जिसके थ्रू प्रेशर राइज होता है आपका रेफ्रिजरेंट का। बात समझ आ गई? अभी तक क्लियर हुआ क्या? आपने हीट, आपने कूलिंग स्पेस से हीट को लिया, हीट लेने के बाद उसको रेफ्रिजरेंट को दिया, रेफ्रिजरेंट क्या किया, सच ड्राई सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब उस हीट को मुझे रिजेक्ट करना है एटमॉस्फेरिक, मतलब कि आप अपने फ्रिज के पीछे देखिए, फ्रिज के पीछे देखिए, हीट अप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हीट, हॉट गैसेस बाहर निकलती है।
है ना? तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो सुनिएगा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका कंडेंसर। ये जो है आपका कंडेंसर है, ये जो है आपका कंडेंसर है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन, जो आपने हीट यहाँ तक लेके आए थे बेटा रेफ्रिजरेंट के थ्रू, अब वो भाई साहब क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट कर देगा, हीट को रिजेक्ट कर देगा। और हीट रिजेक्ट कहाँ होगा, ये यहाँ पर लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर। कहाँ हो जाएगा बेटा, एटमॉस्फेयर। कहाँ हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। जहाँ पर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन डिवाइस की बात करते हैं, कहाँ पास, कंडेंसर का। और जैसे ही उसने आप सारे हीट को निकाल के बाहर एटमॉस्फेरिक में भेज दिया, तो आपके पास जो सुपर हीटेड वेपर था, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट था, वो ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या होता है, ड्राई ड्राई बोलता हूँ सॉरी, सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक पॉइंट नंबर 3 समझ आ गया, जहाँ पर प्रेशर P3, टेम्परेचर T3, एंथैल्पी H3, एंट्रोपी H3 है। ओके, उसके बाद आता है थ्रॉटल वॉल्व। अब थ्रॉटल वॉल्व क्या करते हैं, सुनना, ये थ्रॉटल वॉल्व की बात है, जहाँ पर इनलेट की बात करेंगे। इनलेट की बात करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर आपने क्या किया, सैचुरेटेड लिक्विड को इनलेट किया। अब इसका मेन थ्रॉटल वाल्व का काम सुनेगा। ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्त, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस पर वर्क करता है, दैट इज पॉइंट नंबर 4, जहाँ का प्रेशर P4, टेम्परेचर T4, और एंथैल्पी एंट्रोपी H4, एंथैल्पी H4। ये सारे पॉइंट समझ आ गए क्या, ये सारे पॉइंट समझ आ गए। ये ऐसा ही वर्क करता है, हीट लिया ट्रांसफर किया, हीट लिया ट्रांसफर किया, तो ये टोटल वर्क आप लोग को देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर पूछो, पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर क्या है, पॉइंट नंबर 1 का प्रेशर है बेटा एग्जिट ऑफ एओपरेटर और इनलेट ऑफ कंप्रेसर। क्या बोलेंगे, एग्जिट ऑफ एओपरेटर और इनलेट ऑफ कंप्रेसर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। जब पॉइंट नंबर 1 में मैं जाऊंगा, उस कंडीशन में प्रेशर की बात करूंगा, तो एग्जिट ऑफ एओपरेटर और इनलेट ऑफ कंप्रेसर, इनलेट ऑफ कंप्रेसर, वो पॉइंट हो गई आपकी P1। तो हम लोग यहाँ पर लिखना चाहेंगे, यहाँ पर लिखूंगे बेटा, थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को, ये P1 इज इक्वल टू पी ई ऑपरेटर, है ना, पी ई ऑपरेटर, और इज इक्वल टू P4 भी लिखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है ना। और इसी को देखो P1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरिंग या फिर इंटर टू कंप्रेसर, कंप्रेसर प्रेशर की बात करेंगे, इनलेट की बात करेंगे तो P1, और एग्जिट ऑफ एवापोरेटर की बात करूंगा तो P1 की वैल्यू। वैसे ही पॉइंट नंबर 2, P2, P2 जो है, और P3 जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ पॉइंट नंबर 2 क्या है, 2 का प्रेशर क्या है, तो बोलोगे एग्जिट ऑफ कंप्रेसर और इनलेट ऑफ कंडेंसर की बात करेंगे। तो वहाँ पर P2 दैट इज P2, ये हो गया आपका कंडेंसर प्रेशर इज इक्वल टू, आप बात करेंगे कि आपका एग्जिट ऑफ कंडेंसर की बात करेंगे, दोनों पर प्रेशर सेम है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वीसीआरएस में कितने प्रेशर लाइन देखने को मिलेंगे सर, बेटा वीसीआरएस में 2 प्रेशर लाइन देखने को मिलेगा, 2 प्रेशर लाइन देखने को मिला। एक प्रेशर का नाम है बेटा आपका कंडेंसर प्रेशर, और दूसरा प्रेशर का नाम है इवापोरेटर प्रेशर। 2 ही प्रेशर है, 2 ही प्रेशर, दोनों को डिवाइड कैसे कर रहा हूँ देखना, दोनों को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ सर, कैसे डिवाइड करेंगे, ये देखो, ये डिवाइड कर दिया भाई। इधर देखेंगे तो हाई प्रेशर की बात होगी, ये यहाँ से होगा ना, ये यहाँ से ऐसे कर लो, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर कौन सा है, कंडेंसर प्रेशर। इधर जो भी डिवाइस लगा हुआ है, ये यहाँ पर जो है लो प्रेशर, क्या है, लो प्रेशर, जो कि पी ऑपरेटर का प्रेशर है। तो इस साइकिल में टोटल 2 टाइप का प्रेशर देखने को मिलता है, एक कंडेंसर प्रेशर जो हाई है, एक लोअर प्रेशर जो है आपका ऑपरेटर प्रेशर, ठीक है। और जो साइकिल जो घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो हम बोलते हैं बेटा इसको क्या, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल, वर्क कंज्यूमिंग साइकिल की बात होगी, ठीक है। तो सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा बेटा, कमेंट करके बताइएगा कि सारी चीज़ें ओके है ना। ग्रेट लेक्चर, थैंक यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर से आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है आपके एग्जाम में,
यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बात समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से अगर नहीं आएगा तो मेरे को बोल देना बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो डन है। जो मैं आज का क्लास जो बच्चा देखेगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से 100% मिल जाएगा। 100% क्वेश्चन एक मार्क्स में सिलेक्शन होता है बेटा, एक मार्क्स तो किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बढ़िया से समझ गए। हाँ, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमको थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है पीवीटीएस और पीपीपीएच डायग्राम की सहायता से। तो समझिएगा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर बोला जाए इसमें टोटल प्रोसेस की बात, मैं पहले प्रोसेस लिखूंगा, देन आफ्टर मैं उस पीएच डायग्राम को आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो कितने प्रोसेस होते हैं देखना। पहला जो था ई ऑपरेटर था। अब यो पैटर्न में हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक हीट एडिशन। यहां पर बात करेंगे आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब होता है बेटा, ये देख एक क्वेश्चन और बन गया, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक हीट एडिशन डिवाइस, हीट एडिशन। एवोपरेटर में क्या हुआ, आइसोबारिक हीट एडिशन हुआ। प्रोसेस याद रखना बेटा। सेकंड हम लोग देखें कंप्रेसर। कंप्रेसर में मैंने बात किया बेटा, याद रखना, कंप्रेसर में रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करेंगे। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करेंगे। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें। ऑडियो वीडियो सारे ओके ना। चलो कहाँ पहुंचे थे दोस्त। सर नोटिफिकेशन शो नहीं होता। प्रकाश सिंह क्या बोल रहा है बेटा, आपका नोटिफिकेशन शो नहीं होता, किस चीज़ का बताएंगे मुझे, किस चीज़ का नहीं हो रहा है नोटिफिकेशन शो। क्लास का कि अभी नोटिफिकेशन आएगा उसका। सारे चीज़ें हो जाएगी बेटा ना, टाइम लगता है, चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमने बात किया कंप्रेसर का, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेसर की बात करेंगे, जहां पर इसको बोलते हैं हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करेंगे। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करेंगे जहां पर एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट की बात होगी। किसकी बात होगी, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट की बात होती होती है। और एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर यहाँ पर जीरो देखने को मिलता है बेटा, हीट ट्रांसफर यहाँ पर जीरो देखने को मिलता है। सारे प्रोसेस भी बता रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हम लोग कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर राइज होता है, और यहाँ पर हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। हीट ट्रांसफर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और कोई पॉइंट लिख सकते हैं क्या, नहीं, इतना पॉइंट सफिशियंट है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस था थर्ड, आपने देखा कंडेंसर पर। कंडेंसर पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने हीट को एटमॉस्फेरिक में रिजेक्ट किया था, तो डेट मीन्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आइसोबारिक आइसोबारिक आइसोबारिक, दैट मीन्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन। ओके, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस की बात होगी, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस की बात होगी। इसमें कंडेंसर में जो आप लोग देखते हैं ना, रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में जो हॉट एयर आप लोग को देखने को मिलता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ओके, नाउ ये समझ आ गया। लास्ट जो है फोर्थ, फोर्थ हमने बात किया थ्रॉटल वॉल्व। थ्रॉटल थ्रॉटल वाल्व की बात करेंगे तो थ्रॉटल वाल्व में क्या होता है, ये होता है प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पर आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होता है, क्या होता है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, आइसेंथेल्पिक आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस की बात करेंगे। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, और इसे बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस। प्रेशर प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस बात करेंगे, रिड्यूसिंग
प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस की बात करेंगे। करेक्ट है, प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस। तो यहाँ तक आप लोग बस चीज़ों को देखिए, चारों प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। एक होता है दो आइसोबारिक प्रोसेस, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ये आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। करेक्ट है, चलिए, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको समझने के लिए मुझे बनाना होता है बेटा टीएस और पीएच डायग्राम। क्या बताऊं, टीएच और पीएच डायग्राम से हम लोग सारे चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ये वन फेज साइकिल है या टू फेज साइकिल है, तो आपका आंसर क्या होगा। वीसीआरएस टू फेज सिस्टम है या वन फेज सिस्टम है। टू फेज और वन फेज सिस्टम को कहानी देखो, सुनो सुनो, यहाँ पर समझ लो कि वन फेज सिस्टम क्या होता है, टू फेज सिस्टम क्या होता है। वन फेज साइकिल है कि टू फेज साइकिल है ना। ये क्वेश्चन मेरा आपके सामने है कि वीसीआरएस वन फेज साइकिल है या टू फेज साइकिल है। तो देखिए बेटा, इस साइकिल में अगर बात करूं और रेफ्रिजरेंट जो वर्किंग फ्लूइड था वो एक बार लिक्विड कंडीशन में है, एक बार गैस कंडीशन में, एक बार लिक्विड कंडीशन में, एक बार गैस कंडीशन में। बात समझ आ रही है। तो लिक्विड और गैस के कंडीशन में है, दैट मीन्स टू फेज साइकिल है। कौन सा है, टू फेज साइकिल। तो ये जो है आपका, जो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा साइकिल है, टू फेज साइकिल है। ये बोलते हैं हम लोग टू फेज साइकिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीसीआरएस साइकिल जो है वन फेज साइकिल है या टू फेज साइकिल है। करेक्ट है, वन फेज साइकिल है या टू फेज साइकिल है। ओके, नाउ तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं बात कर रहा था कि इसका टीएस और पीएच डायग्राम, तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि वेपर डोम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की बात करेंगे, तो हमारे पास ये प्रेशर जो होता है, टीएच डायग्राम की बात करेंगे तो ये जो डोम है इसको बोलते हैं वेपर डोम। क्या बोलते हैं, वेपर डोम। वैसे ही मैं प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम बनाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये रेफ्रिजरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात करते हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये जो वेपर डोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर डोम बोलते हैं। मैं ऊपर से बताऊंगा, बाकी आप लोग तो पढ़े हुए हैं चीज़ों को। जो ये पॉइंट होती है, क्रिटिकल पॉइंट होती है बेटा, ये क्रिटिकल पॉइंट होती है जिसके ऊपर डायरेक्ट लिक्विड जो है टोटल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना समझिएगा। और जब हम क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन दिख रहा है, ये वाली लाइन जो दिख रही है, और राइट हैंड साइड में ये लाइन दिख रही है, उसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलेंगे और वैसे ही यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलेंगे। समझ आई बातें। सैचुरेटेड वेपर लाइन के राइट हैंड साइड में सुपर हीटेड जोन मिलता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन के राइट हैंड साइड में सुपर हीटेड जोन मिलता है, सैचुरेटेड लिक्विड के लेफ्ट हैंड साइड में सबकूल्ड रीजन मिलता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है, क्या बोलते हैं, सबकूल्ड रीजन मिलता है। और इन बिटवीन जो इनसाइड ऑफ द वेपर डोम की बात करेंगे, इनसाइड ऑफ द वेपर डोम की बात है वेट स्टीम या फिर वेट वेपर की बात होती है। किसकी बात होती है, वेट वेपर की बात होती है। बात समझ आ रही है, वेट वेपर की बात होती है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेट कंडीशन, ये सुपर हीटेड कंडीशन, ये लिक्विडस कंडीशन। बात समझ आ गई। चलो, हमारे सिस्टम में टू टू प्रेशर लाइन देखने को मिला था। एक प्रेशर लाइन था बेटा आपका, एक था कंडेंसर प्रेशर और एक था इवोपरेटर प्रेशर। और कंडेंसर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर देन इवोपरेटर प्रेशर। तो हम बनाते कैसे हैं, सुनना। ये जो लाइन बना रहा हूँ ये प्रेशर लाइन है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे बनता है। क्या बनता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपका इस टाइप का देखने को मिलता है, इस टाइप का देख। अब इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे बनेगा सर, ये देखो, एक प्रेशर लाइन ये हुआ और दूसरा प्रेशर लाइन ये हुआ। इसे बोल देंगे हम लोग इवोपरेटर प्रेशर, इसे बोल देंगे कंडेंसर प्रेशर, इसे बोल देंगे इवोपरेटर प्रेशर और इसे बोल देंगे कंडेंसर प्रेशर। पॉइंट नंबर वन, सभी बच्चे याद करेंगे पॉइंट नंबर वन क्या मिला था। पॉइंट नंबर वन की बात करेंगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 को थोड़ा जज करते हैं। पॉइंट नंबर वन पर ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट देखने को मिला था। क्या मिला था, ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट मिला था। और यहाँ का प्रेशर जो है P1 था। और P1 कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि इवोपरेटर प्रेशर की बात हो गई। किसकी बात हो गई, इवोपरेटर प्रेशर की बात हो गई। पॉइंट नंबर टू, सुपर हीटेड
रेफ्रिजरेंट की बात होगी, सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट की बात होगी, और प्रोसेस 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, और 2 पॉइंट पर सुपरहीटेड जोन देखने को मिलता है। प्रेशर की बात करेंगे, कंडेंसर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कंडेंसर प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन आफ्टर कंडेंसर, जो क्वालिटी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड है वो सैचुरेटेड लिक्विड है। इस कंडीशन में प्रेशर जो होता है कंडेंसर प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, कंडेंसर प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होगा। वैसे ही पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, 3 to 4 जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर हम लोग 3 to 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस बोलते हैं। और प्रेशर की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप इवापोरेटर प्रेशर के इक्विवेलेंट हो। इसको अब मुझे उसमें पीएच और टीएच डायग्राम में बनाना है। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, पीएच और टीएच डायग्राम में बनाएंगे। तो सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 मुझे कहाँ मिलेगा सर? पॉइंट नंबर 1 तो यहाँ मिलने वाला है, तो ड्राई सैचुरेटेड लाइन है और इवापोरेटर प्रेशर है, 1 to 2 प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर जो है, ये ऐसे लाइन बनाऊंगा, ये आइसेंट्रोपिक लाइन है। क्या है? एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 2 मिल गया। 2 के बाद सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये वाला पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 3 मिल गया। कांस्टेंट प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर बात करूं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस लाइन बोलेंगे, तो दैट इज अ पॉइंट नंबर 4 होगा। 4 के बाद फिर ऐड करूंगा, तो ये सारे प्रोसेस कंटिन्यूएशन ऐसा ही चलते जाएगा, कंटिन्यूएशन ऐसे ही चलते हैं। इसमें देखेंगे तो आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लाइन बोलेंगे, तो ये हो जाएगा, दैट इज अ पॉइंट नंबर 1, दैट इज अ पॉइंट नंबर 2। ओके, अगर मैं 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन की बात करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर मिल जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड। फिर उसके बाद आइसेंथैल्पिक लाइन बोलोगे, तो इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, दैट इज पॉइंट नंबर 4। ये आपको इस साइकिल मिल गया। अब इसी साइकिल में हर चीज बताऊंगा। जैसे 4 to 1 आपने हीट को कूलिंग साइकिल देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोग को एक सिस्टम बताया था, कूलिंग स्पेस, ये बोला था मैंने, कूलिंग स्पेस की बात किया था। और ये जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात किया था। ठीक है, मैंने यहाँ से हीट को यहाँ पर भेज दिया ऐसे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डिवाइस। फिर आपने क्या किया सर, यहाँ से वर्क का कंप्रेसर वर्क दिया, फिर इस हीट को यहाँ पर आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो ऐसे आप लोग इस साइकिल को बोलते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर साइकिल। क्या बोलेंगे? रेफ्रिजरेटर साइकिल। करेक्ट है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें मिल गई, हमारा डायग्राम भी बन गया, हर पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मैं सभी पॉइंट का एंथैल्पी अगर निकाल दूं, तो सीओपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? सीओपी निकालते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपने कंपोनेंट यूज किया है, सभी फ्लो प्रोसेस है। क्या है बेटा? आपका फ्लो प्रोसेस और ओपन सिस्टम है। तो यहाँ पर मैं अब देखो मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वीसीआरएस, यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वीसीआरएस। वीसीआरएस का मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो, सभी जो कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट आर स्टडी फ्लो, या फिर ओपन सिस्टम लिखो, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ऑल कंपोनेंट क्या है? ओपन सिस्टम है, और इसी को हम लोग फ्लो प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो प्रोसेस की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, फ्लो प्रोसेस की बात। और जब फ्लो प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर नाउ अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। व्हाट इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? कभी भी किसी भी प्रोसेस की बात करेंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की कहानी सुनिएगा। जैसे कि Q1 to 2 प्रोसेस के लिए बात कर रहा हूँ, एम H1 प्लस C1 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू एम H2 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस GZ1 अपॉन 1000 प्लस W1 to 2। ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं। अब ऑल प्रोसेस फ्लो प्रोसेस है, तो यहाँ पर कुछ एजम्पन्स लेंगे, वो एजम्पन्स की कहानी सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या लेते हैं हम लोग? जीरो, निगलेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो हमारा फाइनल इक्वेशन कैसे बनता है? देखो, 1 to 2 प्लस एम H1 इज इक्वल टू एम H2 प्लस W1 to 2, ये फाइनल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को सारे कंपोनेंट में अप्लाई करेंगे, और हम लोग यहाँ पर सारी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, पहला मैं यूज करता हूँ इवोपरेटर में।
ये ऑपरेटर जो प्रोसेस था 4 to 1 था, जहाँ पर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट था। जब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है तो फ्लो प्रोसेस में वर्क डन जो होता है बेटा आपका 0 होता है। तो फ्लो प्रोसेस कैसा हो गया, Q 4 to 1 प्लस एम एच फोर इज इक्वल टू एम एच वन प्लस डब्लू 1 to 4, 4 to 1 सॉरी 4 to 1, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या के जीरो हो गया बेटा, मैंने बोला वर्क डन जीरो होगा, यस सर। तो यहाँ पर मुझे हीट का फ्लो मिल गया, ये एम एच वन माइनस एच टू। जब मैं देखता हूँ पॉइंट नंबर 1 पर ड्राई सैचुरेटेड मिलता है, पॉइंट नंबर 4 पर वेट कंडीशन मिलता है, तो हम बोलते हैं एच वन ज़्यादा है एच फोर से, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिवाइस देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने बोला हीट का एडिशन। तो हम ये जो डिवाइस है यहाँ पर लिखें क्यू एडेड इज इक्वल टू एम एच वन माइनस ऑफ एच टू, एच फोर सॉरी एच फोर, है ना। ये किलो वाट में बात करेंगे, अगर किलो जूल पर केजी की बात करेंगे एच वन माइनस एच फोर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, क्यू एडिशन ये ऑपरेटर में इतना हीट ऐड होता है, इतना हीट ऐड होता है। बात समझ आ गई। ये ऑपरेटर में क्या होता है, आपने इतना हीट ऐड किया, आपने देखा बेटा कि एच वन ग्रेटर देन एच फोर, तो पॉजिटिव हीट एडेड हो रहा है सिस्टम में। सेकंड, कंप्रेसर। कंप्रेसर की बात करेंगे दोस्त, कंप्रेसर में हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं बेटा, 1 to 2 प्रोसेस करते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस करते हैं बेटा। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आपका जो है हीट ट्रांसफर क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक केस में जीरो देखने को मिलता है। इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू 1 to 2 प्लस एम एच वन इज इक्वल टू एम एच टू प्लस डब्लू 1 to 2 की, ये तो आपका जीरो हो गया। तो डब्लू 1 to 2 की बात करूंगा तो मुझे मिलेगा एम एच वन माइनस ऑफ एच टू। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कंप्रेसर के बाद जो फ्लूइड था उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो हम बोलते हैं बेटा एच टू इज ग्रेटर देन एच वन, है ना। तो यहाँ पर मैं माइनस निकालता हूँ एम एच टू माइनस ऑफ एच वन। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है माइनस साइन वर्क कंज्यूमिंग है, वर्क देना पड़ता है, वर्क कंज्यूमिंग है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है ना। तो इसी कारण मैं अगर मैं लिखूं तो कोई गलत नहीं है। कंप्रेशन वर्क अगर लिखते हो आप तो माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा और एच टू माइनस ऑफ एच वन हो जाएगा। और इसे एच टू माइनस ऑफ एच वन की बात किए तो एच टू माइनस ऑफ एच वन की बात करूंगा। यूनिट दोनों में अलग है, किलो जूल पर के जी यहाँ देखने को मिलता है और किलो वाट यहाँ देखने को मिलता है। ये आपने कंप्रेसर वर्क का फॉर्मूला निकाल दिया। तो हीट का एडिशन, और इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हीट एडिशन की बात करेंगे और कंप्रेसर वर्क की बात करूंगा तो मुझे एच टू माइनस एच वन देखने को मिला। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है, थर्ड थर्ड है कंडेंसर। कंडेंसर की बात करेंगे तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है यहाँ पास। और बात करेंगे ऐसा ये कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन अप्लाई करो। प्रोसेस क्या था, 2 to 3 था, ठीक है। जब अप्लाई करता हूँ Q 2 to 3 प्लस एम एच टू इज इक्वल टू एम एच थ्री प्लस डब्लू 2 to 3 की बात होती है, ये हो गई। तो जब मैं फ्लो प्रोसेस की बात किया तो वर्क डन यहाँ पास क्या मिलता है बेटा, जीरो। तो ये वाला मिल गया आपका, जीरो हो गया। Q 2 to 3 की बात करेंगे तो एम एच थ्री माइनस ऑफ एच टू देखने को मिलता है। इसको ट्रांसफर कर दो। अब देखो एनर्जी 2 और 3 की एनर्जी गलत तो नहीं की है ना। 2 और 3 की एनर्जी की बात करेंगे, एच टू इज ग्रेटर देन एच थ्री मुझे मिलता है बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 2 की एनर्जी ज़्यादा है पॉइंट नंबर 3 से। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर माइनस बाहर निकालूंगा, एम एच टू माइनस ऑफ एच थ्री की बात करूँ तो देखो माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट करता है हीट का रिजेक्शन। ये है हीट का रिजेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर हीट का रिजेक्शन देखने को मिलता है दोस्त। तो क्यू रिजेक्शन की बात करूंगा तो मुझे फॉर्मूला मिल गया एम एच टू माइनस ऑफ एच थ्री हो गया। और अगर मैं बोलूँ एच टू माइनस ऑफ एच थ्री भी बोलूँ तो यूनिट दोनों का अलग है, यहाँ पर किलो वाट है और यहाँ पर क्या है, किलो जूल पर केजी की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यू का रिजेक्शन हो गया, क्यू का रिजेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस है भैया, प्रोसेस जो है फोर्थ थ्रॉटल वॉल्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, कौन सा, आइसेंथैल्पिक। और आइसेंथैल्पिक प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो एच 3 to 4 एच थ्री इज इक्वल टू एच फोर देखने को
मिलता है। बस इतना कंडीशन आप देख सकते हैं। अगर मैं चारों पॉइंट का H1 H2 H3 निकाल लूँ तो मुझे आगे की चीज़ें निकालने में सहूलियत होगी। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? डिजायर इफेक्ट, है ना, अपॉन वर्क इनपुट। तो देखिए डिजायर इफेक्ट क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। और वर्क इनपुट क्या है? कंप्रेसर वर्क है बेटा, इतना ही है। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या निकालें? एम H1 माइनस ऑफ H4। और अगर मैं बात करूं कि कंप्रेसर वर्क, तो H2 माइनस ऑफ H1, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो H1 माइनस ऑफ H4 अपॉन H2 माइनस ऑफ H1। अगर सारे एंथैल्पी आपको पता है, सारे एंथैल्पी आपको पता है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप COP ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ देता है कभी कभी, COP ऑफ हीट पंप की बात करेंगे। COP ऑफ हीट पंप क्या होता है बेटा? COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस वन। ये इक्वेशन याद करना। देखो जब क्लास कंटिन्यू स्टार्ट होगा, ये डेमो लेक्चर है, तो क्लास कंटिन्यू स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वहां पर शुरू से बताऊंगा कि हाँ रेफ्रिजरेंट का यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मुझे सभी लोग बताएंगे बेटा कि क्लासेस कैसी चल रही है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? तो यहाँ पर अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, जो मैंने आप लोग के पास डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। और ये फ्लो चार्ट से ही आप लोग सारे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें देखने को मिलेगा कि हाँ पेपर कैसे पूछा जाता है, पेपर में कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला जाता है, सुनिएगा। इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन कब आ रहा है? before entering the compressor, before passing through the condenser, after passing through the condenser, after passing through the expansion wall। पता है? छोटा सा डायग्राम बना लो, ये ऐसे करके फटाफट डायग्राम बना लो भैया। कंप्रेसर प्रोसेस है तो ऐसे आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये इवोपरेटर, ये कंडेंसर, ये कंप्रेसर, है ना। यहाँ पर आपने वर्क दिया, टरबाइन वर्क, यहाँ पर आपने हीट का एडिशन किया, यहाँ पर हीट का रिजेक्शन किया भैया, और यहाँ पर थ्रॉटल वॉल लगा लिया। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, ड्राई सेचुरेटेड, ड्राई सेचुरेटेड। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, सुपर हीटेड, सुपर हीटेड, है ना। और पॉइंट नंबर थ्री क्या बताया था? सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। और यहाँ पर वेट कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग मिल गया। यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया है, वेपर कंप्रेशन साइकिल द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। इस रेफ्रिजरेंट को बोला सैचुरेटेड, सैचुरेटेड लिक्विड कब होगा? तो सैचुरेटेड लिक्विड वाली कहानी क्या है? पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री या तो मैं बोलूँगा आफ्टर कंडेंसर, या तो बिफोर थ्रॉटल वाल, थ्रॉटल वाल के पहले और कंडेंसर के बाद में। तो देखते हैं, बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर बिफोर एंटरिंग कंप्रेसर मतलब पॉइंट नंबर वन बोल रहा है, ये पॉइंट नंबर वन बोले, ये तो नहीं है। बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, बिफोर पासिंग थ्रू द कंडेंसर मतलब पॉइंट नंबर टू, यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर की बात, पॉइंट नंबर थ्री की बात हो रही है, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर हम लोग को सैचुरेटेड लिक्विड देखने को मिलता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपांसन वॉल और थ्रॉटल वॉल की बात करेंगे, पॉइंट नंबर फोर की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? सी। इसी में बच्चे कंफ्यूज और आंसर गलत आया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। सर नोटिफिकेशन सोनी है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बोला गया है? रेफ्रिजरेंट सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड कहानी क्या है? ये आफ्टर कंडेंसर और बिफोर थ्रॉटल वाल। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री का आपका जो आंसर है सी फॉर चेन्नई, आपने गलत बना दिया, डी लगाया गलत हुआ, और गलत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये आंसर गया आपके यहाँ से। और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, 10 बार पूछा गया क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है दोस्त?
चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्रॉटलिंग ऑपरेशन इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कैरिड आउट इन ए ऑपरेटर, कैपिलरी ट्यूब, डिस्चार्ज वाल्व, एक्सपांशन वाल्व। क्या होगा? क्या होगा दोस्त? द थ्रॉटलिंग प्रोसेस operations in the refrigeration cycle is carried out in evaporator, capillary tubes, discharge valve, expansion valve। अब दो चीज याद रखना, दो चीज याद रखना जब आपको वीसीआरएस बोल दिया। वीसीआरएस में हम लोग क्या यूज करते हैं? थ्रॉटल वॉल्व यूज करते हैं, और इसी को कैपिलरी ट्यूब बोल देते हैं, ट्यूब बोल देते हैं। और रेफ्रिजरेशन साइकिल, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात हो रही है ना? रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एक्सपांसन वॉल्व, एक्सपांसन वॉल्व यूज करते हैं, याद रखना। तो अगर मैं इसे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कंसीडर करता हूँ तो आंसर मेरा डी हो जाएगा, और इसे वी सी आर एस अगर कंसीडर करता हूँ बेटा तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। याद रखना, दो चीज याद रखना, दो क्वेश्चन बनते हैं, घबराना नहीं, चीज़ों को समझना, चीज़ों को समझना। वेरी गुड, वेरी गुड, चीज़ों को समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको वीसीआरएस की बात हो रही है तो आप बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब, और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात है जो पढ़ाऊंगा, बेल कॉन्वेंट साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वहां पर हम लोग एक्सपांसन वॉल्व यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सपांसन वॉल्व। करेक्ट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है? ये देखो क्वेश्चन, और सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो वीसीआरएस जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, दिया एंथैल्पी एट सक्शन। सक्शन मतलब कि एंथैल्पी एट सक्शन मतलब क्या हो गया बेटा कि आपने कंप्रेसर से पहले सक किया, तो पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन मतलब H1। एंथैल्पी एट डिस्चार्ज फ्रॉम द कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद जो निकला उसको बोल दिया हम लोग H2। ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर की बात करेंगे, कंडेंसर की बात करूंगा तो एंथैल्पी क्या मिल गया? H3 मिल गया। एंथैल्पी क्या मिल गया? H3 मिल गया। व्हाट इज द सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल? व्हाट इज द सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल? तो सीओपी क्या बताया? तो आप लोगों को ये डायग्राम फटाफट याद रखना बेटा, ये पीएच कर्व, पॉइंट 1 2 3 4। यहाँ पर देखो मैं कुछ चीज आप लोग को बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, सुनते जाना। ये जो है इसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये जो है इसको बोलेंगे कंप्रेसर वर्क, है ना, प्रोसेस को, और दोनों का प्रोसेस मिला दूंगा तो हीट का रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया। तो सीओपी क्या होता है? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन कंप्रेसर वर्क, अपॉन कंप्रेसर वर्क। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कहाँ देखने में? प्रोसेस 4 to 1, किसकी एंथैल्पी ज़्यादा है? 1 की एंथैल्पी ज़्यादा है, तो H1 माइनस ऑफ H4 डिवाइड बाई, उसके बाद कंप्रेशन वर्क की बात करेंगे, दोनों पॉइंट में देखिए 1 to 2, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? पॉइंट नंबर 2 की, तो हम लिखेंगे H2 माइनस ऑफ H1। तो H1 की वैल्यू देखो बेटा, H1 1600 है। फिर H4 की वैल्यू देखोगे तो H3 इज इक्वल टू H4, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं H3 इज इक्वल टू H4, तो इसको मैं डायरेक्ट H4 लिखूंगा, कितना? 600 डिवाइड बाय H2 माइनस ऑफ H1 बोला जाएगा, तो H2 कितना है? 1800 माइनस H1 की वैल्यू क्या है? 1600। सॉल्व करोगे 1600 माइनस 600 कितना हो गया? 1000। 1800 माइनस 1600 कितना हो गया? 200। सॉल्व करूंगा तो मिल जाएगा 5। तो क्या मिल गया? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या मिल गया दोस्त? 5 मिल गया। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या मिल गया बेटा? 5 मिल गया। तो 5 इज द करेक्ट आंसर, बी। अगर यही बोल जाए क्वेश्चन में सीओपी ऑफ हीट पंप बोल देंगे तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अगर इसी क्वेश्चन में आप पूछ दिया हीट का रिजेक्शन क्या हो रहा है सर, हीट का रिजेक्शन क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे H2 माइनस H3, H2 माइनस ऑफ H3, ये क्यू रिजेक्शन की बात हो रही है। तो H2 कितना है? 1800। H3 कितना है बेटा? 600, तो ये 1200 देखने को मिलेगा। ये क्या देखने को मिलेगा? 1200 देखें। हीट का एडिशन बात करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करूंगा तो आप लोग H1 माइनस H4, ये मिल गया अपने को 1000। वो कंप्रेसर वर्क की बात करूंगा तो मिल जाएगा 200। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे। इन अ वेपर कंप्रेसर सिस्टम द कंडीशन रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर के एंट्री होने से पहले रेफ्रिजरेशन का कंडीशंस क्या होता है। आंसर देख सकते हैं आप लोग। पहला, सैचुरेटेड लिक्विड, वेट वेपर, सुपर हीटेड वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा दोस्त? आदित्य, प्रकाश, फिर बना लीजिए। एक ऐसा दवा डब्बा बनाइए भाई, चारों कॉर्नर में पता है क्या क्या है, ऐसे बनते हैं भाई। पॉइंट 1 2 3 एंड 4, देखो 1 2 3 4। यहाँ पर इओपरेटर लगे रहता है, यहाँ पर कंप्रेसर लगे रहता है बेटा, यहाँ पर कंडेंसर लगे रहता है, और यहाँ पर क्या लगे रहता है, थ्रॉटल वॉल्व लगा रहता है। बात समझ आ रही है? पॉइंट नंबर 1 पर सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड आप वेपर की बात करते हैं। ड्राई सैचुरेटेड वेपर मतलब रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, ठीक है। ड्राई सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट, सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट, और इधर बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, और यहाँ पर वेट कंडीशन देखने को मिलता है। ये होता है बेसिक, मतलब आइडियल केस में। कौन से केस? आइडियल, वीसीआरएस, वीसीआरएस का आइडियल केस, नॉट मॉडिफिकेशन। तो ऐसे कंडीशन की बात हो रही है। तो देखो, इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन रेफ्रिजरेंट बिफोर द एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर के एंट्री के पहले, दैट इज द पॉइंट नंबर 1 की कहानी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा? डी ऑप्शन बोल रहे हो आप। पॉइंट नंबर 1 ड्राई सैचुरेटेड पेपर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली। तो आप ऐसे करके बना लीजिए। ये आपका VCRS, ये शॉर्टकट ट्रिक है, इतना याद करने से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं, क्या क्या सिलेबस है ना। क्लास कैसी लगी मुझे बता देंगे दोस्त, क्लास कैसी रही? सारे बच्चे बताएंगे क्लास कैसी रही। डेमो लेक्चर था VCRS का। मैंने रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चंस लेके आया बिकॉज ऑफ जो 50 मार्क्स का जो मैकेनिकल इंजीनियर के टॉपिक्स हैं, जहाँ पर ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन और एस्टिमेशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी बात करूं, अगर आप लोग को ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, अभिषेक गुप्ता सर, 9131017630, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग, एंड कॉल कर सकते हो। ये आप आपको ज्वाइन करना है बैच, जो आप बैच देख सकते हैं। कौन सा बैच है? PHE, WRE एंड PWD। ये जो आप लोग देखेंगे, ये सारे CG व्यापम व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ से, बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे वेल फॉर्मेट में होगा, है ना। स्टार्ट कर लो बेटा, कम पोस्ट आएगा, चाहे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो और या फिर मैकेनिकल के बच्चे हो। अगर आपके पास अगर कोई दोस्त आ रहा है सिविल वाले, तो बताइएगा। जैसे ही सिविल के बच्चे हमारे इंटरेस्ट लेंगे तो डेफिनेटली उसका भी बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर PHE एग्ज़ाम से पहले सिलेबस हो जाएगा इन पैड बैच में? बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। हम उसे कंप्लीट करेंगे। याद रखना, जो सिलेब अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई, डेट अनाउंस हो गया, तो कैसे भी करके उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, है ना। मैं यहाँ पर जो पढ़ाने वाला हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बना, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। फास्ट मोड में होगा, जैसे भी होगा रिकॉर्डिंग मोड में होगा, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि कम ड्यूरेशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, कम ड्यूरेशन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो क्लासेस को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए बेटा, और आचार्य प्लस से कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल आप लोग को एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। चलिए बेटा, प्रकाश, ओके।
बाय बाय, थैंक यू सो मच।